नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये वीडियो नंबर 26 है। आज 1300 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। पहला सवाल है, वो दस्तरखान की मक्खी हैं, शहद की मक्खी नहीं। कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात किस नाक़िद के बारे में कही है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर ने ख़ुद कलीमुद्दीन अहमद की तारीफ़ की है, लेकिन कलीमुद्दीन अहमद ने इन पे ऐसी तनक़ीद की है जिसमें ये कौल उन्होंने कहा था। और कलीमुद्दीन अहमद के बारे में सवाल नंबर 2 है, ड्रामा अनारकली में कुल कितने मंज़र हैं? मंज़र बोले तो सीन। तो आपका सही जवाब होगा 13। याद रहे, 3 इसमें बाब हैं और 13 मंज़र हैं। पहले बाब का नाम इश्क है, दूसरे का नाम रक़्स है और तीसरा जो है उसमें मौत। इस तरह से ये 3 मंज़र हैं, 3 इसमें बाब हैं और 3 बाब में 13 इसके मंज़र हैं। पहले बाब में 4 मंज़र हैं, दूसरे में भी 4 हैं और आखिर में 5 हैं। कुल मिलाकर 13 सीन इसमें हैं। अगला सवाल देखिए, ये एक मिसरा दिया गया है, दर्द तू जो करे है जी का ज़ियाँ। दर्जा झेल में मिसरा जो है इसका मक्ता मुकम्मल कीजिए। तो इसका ये मिसरा बिल्कुल सही होगा, फ़ायदा इस ज़ियाँ में कुछ है। तो ये मिसरा बिल्कुल सही है, इस मिसरे से ये शेर मुकम्मल होगा। सवाल नंबर 4 है, फ़ानी बदायनी का मदफन कहाँ है? यानी फ़ानी बदायनी का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद। बदायूं में ये पैदा हुए थे 1879 में और इनका इंतकाल 1941 में बदायूं में हुआ था। इसके बाद में अगला सवाल है, इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनक़ीद की सबसे बड़ी लुग़त है, क्योंकि शायरी में तो इबहाम ने नए नए मानी के दरवाज़े खोलता है और तनक़ीद में इबहाम के बाइस नफ्स से मतलब का दम घुट जाता है। ये तनक़ीद किस नाक़दीन की ये राय है? तो आपका सही जवाब होगा शमसुल रहमान फ़ारूक़ी ने ये इबहाम गोई पे तनक़ीद की थी। अगला सवाल है, उर्दू सिंध से निकली, ये नज़रिया आपको पता ही है। सुलेमान नदवी ने कहा उर्दू सिंध से निकली, नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में बताया है, महमूद शिरानी ने पंजाब में और मसूद हुसैन ख़ान ने दिल्ली। इस तरह से ये चारों आप याद रखिए। आगे इसके बाद में सवाल देखते हैं। सवाल है कि खालिस इस्तिलाही मफ़हूम में मसनबी का एक शेर क्या कहलाता है? यानी हर शेर जो होता है मसनबी का वो मतला ही होता है, लेकिन एक अगर शेर उठाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बैत। ये चीज़ भी आप याद रखें। इसके बाद में अगला सवाल है कि इकबाल की नज़मों में से कौन सी नज़म अमेरिकन शायर लॉन्गफेलो से माखूज़ है? तो पयाम सुबह जो है, ये पयाम सुबह इसी से माखूज़ है। ये मगरबी शायर थे, उनसे ही ये माखूज़ नज़म है। इसके बाद में ज़ेल में एक दावा और दलील। पहले दावा देख लीजिए, दावा है फिर दलील, इसमें से पहचानना है दोनों को। दावा ये है कि सर सैयद ने उर्दू में तहक़ीक़ की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली। ये बिल्कुल बात सही है। अब दलील भी देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने आसारुल सनादी जैसा पहला तहक़ीक़ी कारनामा अंजाम दिया। बात दोनों ठीक है। कुल मिलाकर दलील और दावा सही है। यही वो किताब है जिससे उर्दू में तहक़ीक़ का बाज़ाब्ता बुनियाद पड़ी है और ये किताब है सर सैयद अहमद ख़ान की आसार सनादीद। इसके बाद में ज़ेल में से कौन सी चीज़ें शिबली के तनक़ीदी नज़रियात से मुताल्लिक़ नहीं हैं? तो उनका कैसा नज़रिया था? तशबिया, इस्तारा, तख़ील व माक़ात, एहसास व अदराक, ये सारी चीज़ें उनके तनक़ीद में पाई जाती हैं, लेकिन अक़्ल व शऊर नहीं पाया जाता है। शिबली नोमानी की ख़ुसूसियात नहीं है तनकीद की, क्योंकि वो जमालियात के तनक़ीद निगार हैं और जमालियात में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11 है कि मालिक राम की मुरत्तिब करदा किताब गुबार ख़ातिर किस सन में शाया हुई? सही जवाब इसमें आपका होगा 1967 जो है ये सही बिल्कुल जवाब होगा। 1967 में ये किताब शाया हुई। इसके बाद अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है, शेर है कि लिख कलम पहले हमद रब्बो वदूद के हर एक जा पे है वही मौजूद। हमद के इस शेर से किस मसनबी का आगाज़ हुआ है? तो सही जवाब होगा ज़हर इश्क। और ज़हर इश्क जो है वो शौक़ लखनवी की लिखी हुई मसनबी है। बहार इश्क, फ़रेब इश्क, ये तमाम मसनबियाँ जो हैं वो शौक़ लखनवी की लिखी हुई हैं। आगे देखिए, दिल को बर्बाद करके बैठा हूँ, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है। ये शेर किसका है? असगर हैं और हसरत हैं, फ़ानी हैं, जिगर हैं। पहली बात याद रखिए कि ये शेर तो जिगर मुरादाबादी का है,
لیکن یہ چاروں جو شاعر یہاں پہ دیے گئے ہیں یہ غزل کے چاروں اہم ستون مانے جاتے ہیں، ان کا ترتیب بائی نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 14 ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں کون سا حصہ مشبہ وا سے متعلق ہے؟ تو حباب اور سراب یہ دونوں جو ہیں وہ مشبہ ہیں، انہی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 15 ہے، کس نے کہا شعر کی عمارت چار چیزوں یعنی لفظ، وزن، معنی، قافیہ سے اٹھتی ہے؟ تو ابن رشیق کا نام آپ کو یاد رہے، ابن رشیق نے یہ چار خوبیاں بتائی ہیں، لفظ کو یاد رکھیے، وزن کو یاد رکھیے، معنی کو یاد رکھیے اور قافیہ، اس طرح سے یہ چار چیزیں انہوں نے بتائی اور یہ عربی کے ناقد ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے، تنقید نگاری کے ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں فن پاروں کو ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ تو یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا والٹر پیٹر جو ہیں ان کا یہ نظریہ ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، لشکر کشو تاجدار تھا وہ، دشمن کا شہر یار تھا وہ، اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو ترسیع کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مخزن نکات کیا ہے؟ تو یہ تذکرہ ہے اردو شعراء کا، یہ اردو میں ہی لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے۔ ویسے اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء کو مانا جاتا ہے، لیکن وہ اردو شاعروں کا تو پہلا تذکرہ ہے، لیکن لکھا فارسی میں گیا ہے۔ اس کو لکھنے والے میر تقی میر ہیں جنہوں نے اس تذکرے کو 1752 میں لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کا ناول اسرار معابد کس اخبار میں قسط بار چھپا تھا؟ تو آواز خلق جو نکلتا تھا اخبار، یہ رسالہ تھا جو مسلم لیگ تھی اس کے خلاف یہ رسالہ نکالا گیا تھا، اور اس کو نکالنے والے پنڈت جواہر لال نہرو اہم تھے، لیکن انہوں نے اس کی رہنمائی رسالے کی اور مسلم لیگ کے خلاف یہ نکلتا تھا، یہ بھی خوب اچھے سے یاد رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اردو کو جب آپ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ کس طرح سے کہ مسلموں کا نقصان پہنچا رہے تھے۔ باقی تو جو کچھ ہے سب اس میں شبلی نعمانی اس کے خود رہبر تھے، شبلی نعمانی بھی اس میں اسی کے ساتھ تھے۔ خیر آگے دیکھیے، یہ راجنیتی کی باتیں پھر کبھی بات کریں گے، پولیٹیکل یا ہسٹری کے میرے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں کس زمرے کے دونوں شاعر فیض آباد میں پیدا ہوئے؟ یعنی کون سے شاعر ہیں جو فیض آباد میں پیدا ہوئے؟ تو ناسخ اور انیس جو ہیں اور ناسخ، یہ دونوں شاعر فیض آباد میں پیدا ہوئے، اور انیس جو ہیں وہ شاگرد ہیں ناسک کے ہی۔ انیس کی جو ہے پیدائش آپ کو پتہ ہے 1802 میں ہوئی اور 1874 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ زمرے کے دونوں شاعر سیال کوٹ میں پیدا ہوئے؟ تو آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے پہلے سے ہی، اقبال اور فیض احمد فیض یہ دونوں شاعر جو ہیں وہ سیال کوٹ میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں فیض احمد فیض کا جو شعری مجموعے ہیں ان کو ترتیب بار آپ کو یاد ہر حال میں کرنا ہے، ان کی ترتیب لگانے کو کئی بار آئی ہے۔ تو سب سے پہلا ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ نقش فریادی ہے، اس کے بعد میں دست صبا ہے، اور دست صبا کے بعد میں دست تحسنگ ہے۔ آگے دیکھیے شعر دیا گیا ہے کہ مذہبی شاخ فقط ہے تیری قومی ہستی، یہ جو ٹوٹی تو نہیں کوئی نشیمن پیدا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، اپنی باتوں سے نواب سعادت علی خان کو ایسا گربیدہ کر لیا کہ ان کی ناک کا بال بن گئے۔ ناک کا بال ہونا یہ محاورہ ہے۔ تو یہ بات احتشام حسین نے یہ بات کس شاعر کے لیے کہی ہے؟ تو انشا کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ انشا کون؟ انشا اللہ خان انشا، اور یہ عبادت جو ہیں سعادت علی خان صاحب، ان کی ہی فرمائش پہ کتاب دریائے لطافت لکھی گئی ہے، یہ بات بھی یاد رہے ساتھ میں۔ اس کے بعد میں فسانہ عجائب کو کس محقق نے فرہنگ خواشی اور تعلقات کے ساتھ مرتب کیا؟ تو رشید حسن خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ رشید حسن خان صاحب کا گھر اور میرا گھر صرف 50 یا 60 قدم دوری پر ہے، وہ بھی اسی شہر سے ہیں جس شہر سے میں ہوں، تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے ان کا نام جب ہم کہیں پہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 25 ہے، کس کا دیوان گاسا دتاسی نے فرانس سے شائع کیا تھا؟
तो 1833 अगर सन आपको याद होगा, तो इसी सन में वली दक्नी या वली औरंगाबादी का दीवान फ्रांसीसी ज़बान में कैसर तासी ने इसको शाया किया था। इसके बाद अगला सवाल है, बेदी तुम्हारी मुसीबत ये है, ये कॉल है और पहचानना है किसने ये बात कही है। बेदी तुम्हारी मुसीबत ये है कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो, मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी के ताल्लुक़ से ये राय किसकी है? तो सादत हसन मंटू जो हैं, इन्होंने ये बात राजेंद्र सिंह बेदी के लिए कही थी। मंटू को मैंने कहा था ज़रूर पढ़ना, मंटू बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अदीब हैं और मंटू ने बहुत अच्छे अच्छे अफसाने लिखे हैं। मंटू की पैदाइश जो है वो 1912 में हुई थी। इसके बाद में मंटू के 5 ऐसे अफसाने हैं जिन पे मुकदमे चले थे, उन 5 के नाम भी तरतीब बार आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर 27 है, कुदरतुल्लाह कासिम के तहरीर करदा तज़किरे का नाम क्या है? तो ये है मजमुआ नग़्ज़, ये जो है इन्हीं का तज़किरा है। ये कई बार पूछा गया है कि मजमुआ नग़्ज़ क्या है, तो ये याद रहे तज़किरा है, भले ये आप भूल जाएं किसका है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, 28 नंबर है। ये मिसरा दिया गया है, क्या दाग मन का सोंठ मिर्च क्या केसर लौंग सुपारी है। इस मिसरे में दाख जो है उसके क्या मानी हैं? तो ये एक किस्म का अंगूर जो है उसके बारे में आया है। आगे देखिए सवाल नंबर 29, सर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात में वो कर दिखाया जिसका भेद किसी ने ना पाया। मंदरजा वाला इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज़ है? तो ये है रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 है, 1857 के हंगामे में किस अदीब की विलादत हुई है? तो शिबली नौमानी 1857 में और 1858 भी साथ में याद रखिए, मिर्ज़ा हादी रुस्बा की पैदाइश हुई है। इसके बाद में कौन सी नज़्म मुखम्मस की हैयत में लिखी है? तो बंजारा नामा जो है वो मुखम्मस की हैयत में है। दूसरी बात याद रखिए, मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं। हैयत को समझने के लिए आप मेरी नज़्म की जो यूनिट है बनी हुई प्लेलिस्ट है वहाँ से देखिए, उसमें सारी हैयतें आपको पता चलेंगी, बहर और वज़न भी पता चलेगा। आपको याद यह रखना है कि नज़ीर अकबर आबादी ऐसे शायर हैं जिनके सारी नज़में मुखम्मस की हैयत में हैं। इसके बाद में जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं, अगर चाहें तो उसको मौत से भी ताबीर कर सकते हैं। मौज जब तक मजतरब है, ज़िंदा है, आसूदा हुई और मादवन हुई, मंदरजा वाली तहरीर किस किताब से माखूज़ है? तो ये आपको तहरीर पहचाननी है। तो इसका सही जवाब हो गुबार ख़ातिर जो है ये ख़ुतूत का मजमुआ है। और किसका है तो आपको पता होगा, ये ख़ुतूत, इसमें 24 ख़ुतूत शामिल हैं, ये बात भी याद रहे। और ये जो किताब है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। अगला फिर से, इंसान फितरतन देवताओं की तरह है, ज़माने के मकरो फ़रेब या हालात से मजबूर होकर वो अपना तक़द्दुस खो बैठता है। अदब उसी तक़द्दुस को अपनी जगह पर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। उपदेशों से नहीं, नसीहत से नहीं, जज्बात को मतहर्क करके दिल के नाजुक तारों पर चोट लगा नेचर से हम आहंगी पैदा करके ये इक़्तिबास हो गया। ये अफसाना निगार का बयान है। ये किस अफसाना निगार का बयान है? तो आपको याद रहे, मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल सही है। इसी तरह से एक मेरी किताब इससे पहले आई थी, उस किताब में मैंने ये बात कही भी थी कि दुनिया में शरीफ आदमी कोई नहीं है, शरीफ आदमी सिर्फ वो है जिसको बुरा बनने का मौका नहीं मिला। आगे देखिए, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपका सही जवाब होगा, दबीर जो है वो दिल्ली में पैदा हुए और दबीर जो है वो दबिस्तान लखनऊ के शायर गिने जाते हैं, मरसिया गो शायर हैं। 1803 में पैदा हुए, 1875 में इनका इंतकाल हुआ। आगे देखिए, दावा और दलील है। दावा और दलील को पहचानना है, बस ये समझ लीजिए। दावा है, ये कहा गया है कि रशीद हसन खान को खुदाए तदवीन कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रशीद हसन खान ने क्लासिकी मतबन की तदवीन के बेमिसल नमूने पेश किए।
दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, दावा भी सही है और दलील भी सही है। इसीलिए तदवीन जो है उसका इमाम कहा जाता है, खुदाए तदवीन कहे जाते हैं रशीद हसन खान साहब। इसके बाद अगला सवाल है, गालिब के वालिद का नाम क्या है? तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग इनके वालिद का नाम है, और नसरुल्ला बेग अगर आता है तो जो है वो इनके चचा का नाम है। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर है, अली सरदार जाफरी की नज़्म नई दुनिया को सलाम शायरी की किस हैयत में है? मसनवी की हैयत में, क्योंकि ये बहुत तवील नज़्म है। नई दुनिया को सलाम हिरोशिमा नागासाकी का इसमें बयान किया गया है, जो परमाणु बम सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान पे गिराए थे 1945 में, उसी का इसमें बयान भी किया गया है। आगे देखिए सवाल है 38, झेल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर ज़ोर दिया है? तो ये चारों जो नाम हैं ये मगरबी नक्काद हैं, जिसमें जो है एडलर का नाम बहुत अहम है। उन्हीं ने ये बात एहसास कमतरी की बात कही है। एडलर का नाम हर हाल में याद रखिए, ये जो निशान बना हुआ मिलता है इसको आप नोट कर लीजिए अलग से। अगला सवाल आप देख लीजिए, लिसानियात के बहुत से उलमा ने हिंदुस्तान को क्या दिया है? उलमा ने हिंदुस्तान को क्या कहा है? तो ज़बानों का अजाइब घर, यानी जो दानिश पर जो ज़बान को समझने वाले अदीब हैं, नाकिद हैं, उन्होंने या माहिर लिसानियात हैं, उन्होंने ज़बान का अजाइब घर कहा है हिंदुस्तान को। यहाँ बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। इसके बाद में दर्ज झेल में से कौन सा हुरूफ शम्स हुरूफ है? तो जो है शम्सी जो है हुरूफ वो ते है। हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी को आप समझ लेना चाहिए, इसको अलग से आप पढ़ लीजिएगा। हुरूफ शम्सी क्या है? जिसमें जैसे अलीफ़ और लाम दोनों नहीं पढ़े जाते हैं तो हुरूफ शम्सी हो जाता है, जिसमें से अलीफ़ पढ़ा जाता है, लाम पढ़ा जाता है, अलीफ़ नहीं तो हुरूफ कमरी हो जाता है। आगे देखिए, जिस तरह शेर गरजता है, हाथी चिंगारता है, ताऊस नाचता है, ताऊस बोले मोर, सांप लहराते हैं, उसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के ज़रिए अदा होते हैं। ये बयान शिबली नोमानी साहब का है। पूछा गया है किसका है? तो ये बयान है शिबली नोमानी का। इसके बाद में लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूँ कि जग बीती, ये शेर मंदजा झेल अन्नाबिलों में से किस नावल का आगाज़? तो उमराव जान अदा ये अपनी ज़बान से शेर कहती है। आपका सही जवाब होगा उमराव जान अदा। 1899 में ये नावल लिखा गया, शाया हुआ है मिर्ज़ा हादी रुस्बा का, और इसी सन में जो है फ़िरदौस वरी भी शाया हुआ है। अगला सवाल है, मोहम्मद अजमल ख़ान की मुरतब करदा किताब गुबार ख़ातिर पहली मरतबा कब किस सन में शाया हुई? तो 1946 सन। मालिक राम को भी पूछा जाता है किस सन में शाया हुई, तो मालिक राम ने इसको 1967 में शाया किया था। इसके बाद में अगला सवाल है, झेल में से कौन सा नावल जीलानी बानो का है? तो बारिश संग जो है ये जीलानी बानो का है। मासूमा आपको पता ही है, ये तो मासूमा और एक कतरा खून, ये दोनों जो नावल हैं इसमें चुगताई के हैं। आखिरी शब के हमसफ़र ये जो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। आगे देखिए सवाल, गुबार ख़ातिर के आखिरी ख़त की तारीख़ क्या है? तो 16 सितंबर 1943 है। ये आखिरी ख़त इन्होंने लिखा था जेल में से। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 1888 में पैदा हुए, 1958 में इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 46 है, तो दर्जा झेल जो जुमले दिए हैं इनमें से गैर मुतलक आपसे पूछना है, बिटवीन डिफरेंट जुमले बिचिंग फॉलोइंग। तो ये जो मिसरे दिए गए जुमले दिए गए इनमें से सबसे मुख्तलिफ कौन सा है? तो जज़ो मुतसल जो है ये सबसे मुख्तलिफ जुमला है। अगला सवाल देखिए, झेल में से एक दावा दलील, वही है दावा पहले देख लीजिए फिर दलील देखते हैं। अहद सर सैयद को उर्दू नस्र का अहद ज़र्री कहा जाता है। दावा है। दलील है क्योंकि सर सैयद ने इस्लाम को फितरी मज़हब साबित करने की कोशिश की है। बहुत सही। तो ये क्या है, इन्होंने क्या है, दावा तो सही है, दलील जो है वो गलत है।
बहरहाल दलील में जो दिया गया है वो बात ठीक है, लेकिन ऊपर जो दावा किया गया है उसके लिहाज से दलील ठीक नहीं है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान का जो नस्र का अहद ज़र्री कहा गया है, तो भाई सर सैयद अहमद ख़ान का दौर जो है तो उसमें दौर में डिप्टी नज़ीर भी आते हैं, शिबली भी आते हैं, हाली भी आते हैं, तो ये तमाम लोगों का जो मिलकर दौर बना है वो दौर है जो वो सर सैयद का भी दौर है, तो इस वजह से उनका दौर अहद ज़र्री नस्र का माना गया है। ना कि इस बात पे दलील आगे ये दे दी कि सर सैयद ने जो इस्लाम है उसको फितरी मज़हब साबित करने की कोशिश की, यानी साइंटिफिक नज़र से मज़हब को तोलने की कोशिश की, बिल्कुल तोलने की कोशिश की, लेकिन ये दलील उस बात की नहीं है कि उनका दौर जो है वो नस्र का दौर जो है वो अहद ज़र्री का दौर बन गया। समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। तो दावा तो ठीक है, दलील गलत है। आगे सवाल देखते हैं। मिसरा है सिया तौलज मेरी ज़ाहिर है अब दर्ज झेल से सही मिसरे का इंतखाब कीजिए। तो नहीं शब की इससे लड़ाई नहीं, ये वाला मिसरा बिल्कुल सही है। अगला सवाल 49 देखते हैं। जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं जो तशबीहात व सना के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। कलीमुद्दीन अहमद साहब ने ये बात कही थी, यूं ही ऐसे ही इसको रट लीजिए। आगे देखिए, आखिरी सवाल है प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद साहब का साले वफ़ात क्या है? सही जवाब होगा 1909। 1909 आपको याद रहे। 1908 अगर पूछा जाता है तो मीरा जी का वहाँ पे जो है वलादत हुई है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, किसी सवाल पे डाउट है तो वो भी आप प्रूफ के साथ ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकती है वीडियो तो शेयर कर सकते हैं। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।